नमस्कार। पिछले वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हम उसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए उसके द्वारा किए गए अनेक प्रशासनिक सुधारों के ऊपर चर्चा कर चुके थे। तत्पश्चात हम उसके द्वारा न्यायिक व्यवस्था में किए गए सुधारों के ऊपर भी चर्चा कर चुके थे और उसके पश्चात हम अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनी गुप्तचर और पुलिस व्यवस्था को सुसंगठित करने के लिए जो अनेक सुधार किए गए थे उन सुधारों के ऊपर भी चर्चा कर चुके थे। आज के वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी की डाक व्यवस्था और उसके भू राजस्व सुधारों के ऊपर है वो चर्चा करेंगे। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा डाक व्यवस्था में भी आवश्यक सुधार किए गए, क्योंकि जो डाक व्यवस्था थी, अलाउद्दीन खिलजी इस बात से या इस तथ्य से भली भांति परिचित था कि उसकी जो गुप्तचर प्रणाली है वह पूर्णतया उसकी डाक प्रणाली पर ही निर्भर थी, क्योंकि उसे गुप्तचरों के माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त होती थी वह एक प्रकार से डाक सेवा या डाक उसके द्वारा जो डाक व्यवस्था संगठित की गई थी उसी के माध्यम से या उसी के माध्यम से उसे प्राप्त होती थी। या ऐसा कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की गुप्तचर व्यवस्था की जो सफलता है वो उसकी कुशल डाक व्यवस्था पर ही आधारित थी। सल्तनतकालीन केंद्रीय राजधानी और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित प्रांतों के मध्य एक प्रकार से जो संदेशों और सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता था वह डाक व्यवस्था पर ही निर्भर था। त्वरित सूचना संदेश प्राप्त करने के लिए डाक व्यवस्था को सुसंगठित करना और उसे कुशल और त्वरित बनाना अति आवश्यक था। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसी कारण इस डाक व्यवस्था को अत्यंत कुशल और त्वरित बनाने के लिए इसमें अनेक सुधार किए। अलाउद्दीन खिलजी ने केंद्रीय राजधानी और प्रांतीय जो क्षेत्र थे उनके मध्य सूचनाओं के वो त्वरित आदान प्रदान हेतु इनके मध्य जो प्रमुख मार्ग थे, जो प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे, उन मार्गों पर उसके द्वारा अनेक डाक चौकियों की स्थापना की गई और प्रत्येक डाक चौकी में एक घुड़सवार है वो तीव्र गति वाले घोड़े के साथ नियुक्त किया गया। साथ ही साथ इन डाक चौकियों में एक लिपिक या जिसे कारकुन कहा जाता था की नियुक्ति भी की गई। ये कारकुन एक प्रकार से उन गुप्त संदेशों सूचनाओं को वो लिखकर और उन्हें सील या मोहरबंद करने का मोहरबंद करते थे। तत्पश्चात इन सूचनाओं और संदेशों को इन तीव्र गति वाले घुड़सवारों द्वारा एक डाक चौकी से दूसरी डाक चौकी तक वो तुरंत पहुंचाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की इस डाक व्यवस्था के बारे में वो समकालीन इतिहासकारों ने भी लिखा है। और अलाउद्दीन खिलजी की जो गुप्तचर व्यवस्था थी, जो बाजार प्रणाली थी, उसके द्वारा जो प्रशासनिक सुधार किए गए थे, उसके द्वारा सल्तनत पर नियंत्रण हेतु जो केंद्रीय व्यवस्था को केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया था, उसके जो अन्य प्रमुख सुधार थे वो भी उसकी इसी डाक प्रणाली की कुशलता पर ही निर्भर थे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपने प्रशासनिक सुधारों में भू राजस्व सुधारों को भी सम्मिलित किया गया था। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जो भू राजस्व सुधार किए थे वो भू राजस्व सुधार भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपने सल्तनत को वो सुसंगठित और सुव्यवस्थित करने के लिए वो किए गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व सुधारों के बारे में जियाउद्दीन बर्नी ने अपने ग्रंथ तारीख फिरोज शाही में वो विस्तार पूर्वक लिखा है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसके द्वारा अपनी भू राजस्व व्यवस्था में अनेक सुधार करके उसे पूर्ण रूप से है वो सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनी भू राजस्व व्यवस्था में
ये जो सुधार किए गए थे, इनका उद्देश्य किसानों को लाभ प्राप्त करना नहीं था, बल्कि राजकीय आय में वृद्धि करना था। समकाल जो जियाउद्दीन बर्नी है, इसका उल्लेख जियाउद्दीन बर्नी ने अपने ग्रंथ तारीख फिरोज शाही में भी किया है कि अलाउद्दीन द्वारा ये जो भू राजस्व सुधार किए गए थे, इनका प्रमुख उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना न होकर राजकीय आय में वृद्धि करना था। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और इस विशाल सल्तनत पर अपना प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने, उपद्रवों की स्थिति को समाप्त करने के लिए एक विशाल सेना की आवश्यकता थी और एक विशाल सेना हेतु एक अथाह धनराशि की भी आवश्यकता थी। और इस नियमित आय को जुटाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपने भू राजस्व व्यवस्था में जो सुधार किए गए थे, वो एक प्रकार से अपने राज्य की आय को बढ़ाने के लिए ही किए गए थे। अलाउद्दीन द्वारा किए गए इन भू राजस्व सुधारों में जो पहला सुधार है, वो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो स्थानीय जमींदार थे, जिन्हें खुद, मुकद्दम और चौधरी कहा जाता था, उनके विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। यानी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपने भू राजस्व सुधारों में सर्वप्रथम स्थानीय जमींदारों या जागीरदारों, जिन्हें खुद, मुकद्दम और चौधरी कहा जाता था, कि उनके विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। देखिए, मुकद्दम जो है वो गांव का जो मुखिया होता था, उसे मुकद्दम कहा जाता था। उसे चौधरी भी कहा जाता था, कुछ स्थानों पर उसे चौधरी कहा जाता था, कुछ स्थानों पर उसे मुकद्दम कहा जाता था। और जो खुद होता था वो मुकद्दम का सहायक होता था, यानी मुकद्दम का जो सहायक होता था उसे खुद कहा जाता था। इन खुद, मुकद्दम और चौधरी, जो कि एक प्रकार से स्थानीय जमींदार थे, इन्हें सल्तनत काल में अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। इन मुकद्दम, खुद या चौधरियों का जो प्रमुख कार्य होता था वो ये था कि इन्हें अपने गांव में भू राजस्व यानी कि लगान की वसूली कर राजकोष में जमा कराना पड़ता था और इसके बदले इन्हें कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए थे, जैसे कि इन्हें अपनी व्यक्तिगत भूमि पर कोई लगान यानी कि भू राजस्व कर नहीं देना पड़ता था। इसके अलावा इन्हें, क्योंकि ये जो संपूर्ण अपने गांव से है वो भू राजस्व की वसूली करते थे, उस भू राजस्व की वसूली के बदले इन्हें कुल लगान का जो 10% है, जिसे नानकर या दस्तूरी कहा जाता था, अपने पास रखने का अधिकार था। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम इन स्थानीय जमींदारों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। उसने खुद, मुकद्दम और चौधरियों को अपनी व्यक्तिगत जमीन, अपनी निजी जमीन पर भी भू राजस्व जो निर्धारित दर थी, भू राजस्व की निर्धारित जो दर थी, उस दर से सामान्य बलाहारों यानी सामान्य किसानों की भांति कर देने के लिए यानी लगान देने के लिए विवश किया गया। साथ ही साथ जो नानकर की दर थी यानी जो दस्तूरी था, उसे भी 10% से घटाकर 5% कर दिया, जिससे राज्य की आय में वो अपूर्व वृद्धि हुई। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपने भू राजस्व सुधारों में जो दूसरा प्रयास किया गया था वो था भू राजस्व अनुदानों को रद्द करना। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भू राजस्व सुधारों में जो पहला सुधार किया था वो था खुद, मुकद्दम और चौधरियों के विशेषाधिकारों को समाप्त करना। दूसरा था भू राजस्व अनुदानों को रद्द करना। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के जो पूर्ववर्ती सुल्तान थे, उन सुल्तानों के शासनकाल में मिल्क, वक्फ, इनाम और इदरात के रूप में तुर्की अमीरों को भू राजस्व अनुदान प्रदान किए गए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान बनने के पश्चात उन सभी भू राजस्व अनुदानों को रद्द करके उन भू राजस्व अनुदानों को है वो केंद्रीय सल्तनत के है वो नियंत्रण में ले लिया। मिल्क से तात्पर्य कुतुबुद्दीन ऐबक और सुल्तान इल्तुतमिश के समय
सैनिकों को वेतन के बदले जो भू राजस्व अनुदान दिए जाते थे उन्हें मिल्क कहा जाता था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के समय जो सैनिक होते थे उनको नगद वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि वेतन के स्थान पर भू राजस्व अनुदान दिए जाते थे, जिन्हें मिल्क कहा जाता था। दूसरा जो भू राजस्व अनुदान था वो था वक्फ। देखिए, धार्मिक अनुदान के रूप में जो भू राजस्व अनुदान दिए जाते थे उन्हें वक्फ कहा जाता था। तीसरा था इनाम। किसी भी तुर्की अमीर की बहादुरी, योग्यता, साहस या किसी धार्मिक विद्वान की विद्वता से प्रभावित होकर उसे जो भू राजस्व अनुदान इनाम स्वरूप प्रदान किया जाता था उसे इनाम कहा जाता था। और चौथा भू राजस्व जो अनुदान था उसे कहते थे इदरात। यानी अलाउद्दीन के पूर्ववर्ती सुल्तानों के समय इन सैनिकों को जो सेवानिवृत्त होते थे उन सेवानिवृत्त सैनिकों को पेंशन के रूप में जो भू राजस्व अनुदान दिए जाते थे उन्हें इदरात कहा जाता था। परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान बनने के पश्चात इन समस्त भू राजस्व अनुदानों को रद्द कर दिया और इन भू राजस्व अनुदानों को केंद्रीय नियंत्रण में ले लिया, जिससे राजकीय आय में वो अत्यधिक वृद्धि हुई। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण और जो उल्लेखनीय सुधार किया गया था वो ये था कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भू राजस्व की दर को निर्धारित करने के लिए पैमाइश की पद्धति को अपनाया गया। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का पहला सुल्तान था जिसने पैमाइश के आधार पर भू राजस्व यानी लगान की दर को निर्धारित किया, और इस भू राजस्व की लगान की दर को निर्धारित करने के लिए जो पैमाइश पद्धति थी उसे मसाहत कहा जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व की दर है वो भूमि की पैमाइश के आधार पर है वो प्रचलित की थी। इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपने शासनकाल में भू राजस्व की दरों में वो अपूर्व वृद्धि की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ही दिल्ली सल्तनत का संभवतः पहला सुल्तान था जिसके द्वारा भू राजस्व की दर यानी लगान की दर कुल उपज की अभी तक जो 33% थी उसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया। यानी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भूमि कर की दर को बढ़ाकर 33% से बढ़ाकर कुल उपज का 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 2 नए प्रकार के कर भी लगाए गए जिनका उल्लेख जियाउद्दीन बर्नी ने अपने ग्रंथ तारीख फिरोज शाही में किया है। पहला था चराई कर और दूसरा था घरी कर यानी आवास कर। चराई कर से तात्पर्य जो सरकारी भूमि पर जो चारागाह थे उन पर पशु चराने की एवज में लिया जाने वाला कर चराई कर, और घरी कर आधुनिक आवास गृह कर की भांति होता था, आवास कर। इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो तत्कालीन भू राजस्व व्यवस्था थी उस भू राजस्व व्यवस्था में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक नए विभाग की भी स्थापना की गई थी। इस विभाग को दीवान मुस्त खराज कहा जाता था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनतकालीन भू राजस्व व्यवस्था में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक नवीन विभाग दीवान मुस्त खराज की स्थापना की थी। इस विभाग का प्रमुख कार्य परगने में जो प्रमुख भू राजस्व अधिकारी होते थे, परगने में प्रमुख भू राजस्व अधिकारी एक तो आमिल होता था, एक कारकुन होता था, एक मुंतशरीफ होता था। ये जो 3 परगने के 3 प्रमुख भू राजस्व अधिकारी होते थे, इनके द्वारा जो हिसाब किताब किया जाता था उसकी जांच करना यानी लेखा परीक्षण करने का कार्य दीवान मुस्त खराज विभाग द्वारा किया जाता था। आमिल जो है परगने का सबसे बड़ा भू राजस्व अधिकारी होता था जिसका प्रमुख कार्य परगने से भू राजस्व की वसूली करवाना और उसका रिकॉर्ड रखवाना था। कारकुन
एक प्रकार से भू राजस्व की वसूली और भूमि की पैमाइश से संबंधित रिकॉर्ड रखते थे, लिखने का कार्य करते थे, जबकि मुंतशरिफ लेखाकार होता था, वसूली यानी जमा और हासिल का हिसाब रखता था। इनके कार्यों की जांच करना है वो एक प्रकार से दीवान मुस्तखराज द्वारा किया जाता था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए भू राजस्व सुधार थे और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इन भू राजस्व सुधारों को किसानों या आम जनता के लाभ के लिए नहीं किया गया था, बल्कि उसके इन राजस्व सुधारों का उद्देश्य मुख्य रूप से राजकीय आय को बढ़ाना ही था, जिसके बारे में समकालीन और अनेक आधुनिक इतिहासकार भी इस बात पर सहमत हैं। अगले वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधारों और उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली के ऊपर है वो चर्चा करेंगे। धन्यवाद।